हेलो गाइस, अभी तक हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 8 के 2 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चैप्टर 3 में आ रहे हैं। खनिज और संसाधन। खनिज के बारे में पढ़ेंगे। खनिज कहाँ कहाँ पाया जाता है, खनिज के टाइप्स कितने होते हैं और ये किन किन जगहों पर पाए जाते हैं। इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। किरी और सुकांत जो है वो धनबाद, सुकांत से मिले धनबाद जो कि रांची में है, कि मिले निकट उसके पैतृक स्थान यानी पैतृक पिता की जो जन्मभूमि और कर्मभूमि होती है वो होता है पैतृक स्थान। किरी विशाल व काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्य से पूछती है कि सुशांत यह इतना काला और धुलभरा, जहाँ पे कोयला होगा वह श्योर है कि वह स्थान काला होगा। और कोयले जो होते हैं और छोटे छोटे टुकड़े में होते हैं, जिसके वो स्थान के अंदर छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो टुकड़े घर्षण के कारण या टकरा कर रगड़ कर वो धूल भरे हो जाते हैं, जिसके कारण वो धूल भरे हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं। उसने पूछा ये कोयला का खदान के निकट होने के कारण है, क्या आप वहाँ पर ट्रकों को देख रही हैं? सभी खनिज ट्रकों को ले जाए, सुकांत ने उत्तर दिया था। अब आते हैं हम लोग खनिज क्या है। ठीक है, किरी पूछते सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नाना बाई को बिस्कुट देते, क्या आप आटा दूध चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाए? अंडे वाले ज़्यादातर जो पॉकेट वाले पदार्थ होते हैं वो अंडों से बने होते हैं। सारे में तो नहीं, लेकिन किसी किसी में नहीं रहते हैं, ज़्यादातर में अंडे रहते हैं। इनको कैसे पहचानेंगे? अब किसी भी पॉकेट बंद खाने वाली चीज़ें जो होती है, वो पॉकेट बंद जो होती है उनके बाहर आप देख सकते हैं कि एक बॉक्स की तरह बना रहता है। उस बॉक्स में रेड और ग्रीन कलर के एक डॉट की तरह बने होते हैं। उसके नीचे नॉन वेज या वेज लिखा रहता है, जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि इसमें अंडा है या नहीं है। जब आप पके बिस्कुट खाते हैं तो आप इन अवयवों को पृथक रूप में देख सकते हैं। जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई वस्तुओं को आप नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टान में कई तरह के पदार्थ मिलते हैं जो खनिज कहलाते हैं। ये यानी कि पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ, चट्टानों में कई तरह के पदार्थ मिलते हैं, उन्हें खनिज कहते हैं। ये खनिज चट्टानों के प्रॉपर्टी पर सभी जगह पर फैले हुए हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसके निश्चित रासायनिक संगठन हुआ एक खनिज कहलाता है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से नहीं मिलते। सभी स्थानों पर समान रूप से नहीं मिलते हैं। ठीक है, वे किसी विशेष क्षेत्र या शैल समूहों में संकेतित है। शैल का मतलब होता है पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादातर खनिज मिलते हैं। जैसा कि आप झारखंड में भी देख सकते हैं, हमारे नज़दीकी इलाके, हमारे से सटे हुए राज्य हैं जहाँ पे खनिज पाए जाते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्रों में पाया जाता है जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे कि आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका। आर्कटिक महासागर जो है ये पूरे वर्ल्ड मैप में ऊपर है। ठीक है, और अंटार्कटिका जो है एक महाद्वीप है। तो ये छोटे छोटे महाद्वीप और महासागर के बारे में हमने में एक अलग वीडियो में डिस्क्राइब किया है, जहाँ पे बहुत ही ब्रीफली डिफ्राई किया गया। आप वहाँ पे जाके इन छोटे छोटे महाद्वीप और महाद्वीपों और महासागरों के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं ब्रीफली। अब आते हैं हम लोग खनिज विभिन्न प्रकार के भूविज्ञान परिवेश में अलग अलग दशाओं में थे। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक परिणाम के द्वारा निर्मित है। मानवीय हस्तक्षेप की बिना माने के वे अपने भौतिक गुण यानी कि खनिजों के भौतिक गुण क्या, जैसे कि रंग, घनत्व, कठोरता, रासायनिक गुण और विलेयता के आधार पर पहचाने जाते हैं कि ये कौन से खनिज हैं। अब आते हैं हम लोग खनिजों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं, लेकिन संरचना के आधार पर खनिज जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार, धात्विक और अधात्विक। धात्विक और अधात्विक खनिज में धात्विक जिसमें धातु की मात्रा होती है और धात्विक जिसमें धातु की मात्रा नहीं होती है। धातु हो गया हीलियम, आपका धातु हो गया जैसे सोना, चांदी, तांबा, सीसा भी हो गया, बॉक्साइड, मैग्नीज, ये सारे धात्विक जो जिसमें लोहे की मात्रा होती है, और लौह जिसमें लोहे की मात्रा होती है। तो लोहा आप समझ ही सकते हैं, लेकिन जो और लौह है उसको कैसे जानेंगे? तो जो और लौह होती है वह सोना, चांदी, तांबा, पीतल, स्टील, इसको पहचान सकते हैं। और अधात्विक जिसमें ना तो सोना चांदी की मात्रा होती है और ना लोहे की मात्रा होती है, वो और लौह मात्रा कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग धातु खनिजों में। धातु कच्चे रूप में होती है। धातु जो होती है कच्चे रूप में होती है। धातु ये कठोर होती है। क्या होती है? ये सब धातु की गुण है जो
आपको बताया जाए धात्विक कठोर जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालक करते, जिसमें ध्रुति या चमक विशेष तथ्य। लौह, अयस्क, बॉक्साइड, मैग्नीज, इनके कुछ उदाहरण, यानी धात्विक खनिज के उदाहरण क्या क्या हो गया, अयस्क, बॉक्साइड और मैग्नीज। धात्विक खनिज लौह या अलौह हो सकते हैं। आपको पहले ही बताया गया कि लौह क्या है और अलौह क्या है। लौह खनिजों में लोहे, अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में होता है। अलौह खनिज में लोहा नहीं होता है, जैसे कि कुछ अन्य पदार्थ सोना, चांदी, तांबा या शीशा हो सकते हैं। ये अलौह पदार्थ लौह खनिज होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं धात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती, जैसे कि एग्जांपल इसका अधात्विक खनिज किस कौन कौन होते हैं, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम से सीमेंट बनता है। चूना पत्थर जो हम लोग चूना के यूज में करते हैं, ये सारे खनिज है। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है। कोयला में लोहे की मात्रा नहीं होती है, पेट्रोलियम में भी लोहे की मात्रा नहीं होती है। ये आपके अधात्विक खनिज होते हैं। खनिजों को खनन, प्रवेदन और आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है, यानी कि प्राप्त किया जाता है निकाल कर, ठीक है। खनिजों के निष्कर्षण, तो हम लोग खनिजों के निष्कर्षण के बारे में पढ़ेंगे। 3 तरह के होते हैं, खनन, प्रवेदन और आखनन। खनन में भी 2 तरह के, विवृत और कुपिकी खनन। पृथ्वी के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। कोई भी चीज़ हम जब पृथ्वी के अंदर होता है तो उसे खोद के निकालते हैं, ठीक है। और खनिजों को कम गहराई में स्थित है वे पृथ्वी स्तर से हटा कर निकालते हैं, इसे विवृत खनन कहते हैं। और खनन गहन वेधन, जिसे कुपक कहते हैं। कहीं कहीं पे आजकल एक मशीन के द्वारा मिट्टी को खोद कर गड्ढा बनाया जाता है, जिसको हम लोग कुपक कहते हैं। उसी तरह से उसको निकालने के लिए एक मशीन को डाला जाता है, जिसको हम लोग कुपक कहते हैं, ठीक है। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों को पहुँचने के लिए बनाया जाता है, इसे कुपकी खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और भी सारे नेक्स्ट पेज में बताया गया, मैं अभी जस्ट बता देती हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्या आप जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हर चैप्टर में दिया रहता है, जिससे आप पढ़ना ना भूलेंगे। सेल खनिज अयोग्य के निश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समूहन होता है। सेल जिनके खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहलाते हैं। यदि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिनमें से केवल लगभग 100 अयस्क जो है वह खनिज किया जाता है। तो अयस्क क्या है, सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है वो अयस्क कहलाते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस धरातल के नीचे बहुत पैसे, जिन्हें बाहर निकालने के लिए कुपकी होता है, इसे प्रवेदन कहते हैं। जैसा कि हम लोग इसको प्रवेदन के बारे में हम लोग पढ़े रहे थे, ठीक है, इसे प्रवेदन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों की प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है, जिसे आखनन कहते हैं। अब खनिजों का वितरण, यानी कि खनिज कहाँ कहाँ पे है, हमारे देश में कहाँ कहाँ, पूरे दुनिया में कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, किन किन इलाकों में पाए जाते हैं, इसके बारे में हमें सारी यहाँ जानकारी मिलेगी, ठीक है। खनिज विभिन्न प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय का मतलब जहाँ पे हमेशा आग निकलते रहता है, वह आग्नेय शैल कहते हैं। कुछ के आंतरिक शैलों में, शैल के बारे में भी हमने पीछे के चैप्टर में बताया कि शैल कितने प्रकार के होते हैं, आपने देखकर यहाँ पे वो उसकी जानकारी लिख सकते हैं में, ठीक है। कि आंतरिक शैलों में, जबकि अन्य औषधि शैलों में पाए जाते हैं। मैं आपको औषधि वाला थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ। औषधि का मतलब होता है कि जो छोटे छोटे, जैसे कि नदियाँ कैसे जब जाती है, जो पहाड़ों झरनों से नदियाँ अपना जो झरने की जो पानी होती है वो अपने साथ कुछ ना कुछ कंकड़ पत्थर, मिट्टी, इन सब के सारे चीज़ों को एक साथ लेके आते हैं। वही चीज़ें जब पानी की धारा के साथ आगे बढ़ती है तो उसे अवसाद कहते हैं, ठीक है। बाकी केंद्रित और आग्नेय चट्टान के बारे में मैंने पीछे बता दिया, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और केंद्रित शैलों समूह, जिनमें विशाल पठारों का निर्माण होता है। अब मैंने पहाड़ दोनों को डिफाइन किया, पठार किसे कहते हैं और पहाड़ किसे कहते हैं, ठीक है। पीछे का चैप्टर मैंने डिफाइन कर दिया है, आप उसे वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क और एंटेरिया, उत्तरी स्वीडन, ठीक है, उत्तरी स्वीडन में और इंडिया, कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप। दक्षिण अफ्रीका, ये आपका अफ्रीका हो गया, ठीक है। तो अफ्रीका का ये भाग दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट, प्लेटिनम, आग्नेय के आंतरिक शैलों में पाए जाते हैं, ठीक है।
मैदानी और नवीनतम बलित पर्वतों के अवसादी शैल समूह के अधातिक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के कॉकेकस प्रदेश में चूना पत्थर द्वारा निक्षेप। जॉर्जिया और यूक्रेन, जॉर्जिया जो यूक्रेन है ये एशिया में आते हैं जो ठीक है। निक्षेप और अल्जीरिया के फॉस्फेट खनिज के कुछ उदाहरण ईंधन खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम के भी अवसाद पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये लोहा के लिए सिंबल दिया है, तांबा के लिए और बॉक्साइट के लिए क्या क्या सिंबल दिया है। ये आप देख सकते हैं, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अंटार्कटिका है जो आपको पीछे बताया गया था अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। ये ठीक है, ये एशिया महाद्वीप है और यहाँ से एक यूराल पर्वत जाता है जो एशिया और यूरोप को दो अलग अलग बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, और ये यूरोप है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब आपको जब आपको महाद्वीप और महासागर के बारे में पता रहेगा तो आप वहाँ पे जान सकते हैं कि किस महाद्वीप में यहाँ पे जो सिंबल दिया कि इसके अकॉर्डिंग आप पहचान सकते हैं कि कहाँ पे कौन कौन सा चीज़ पाया जाता है, कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, कहाँ पे कम का पाया जाता है। आप इसे एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एशिया महाद्वीप के बारे में। ठीक है, एशिया महाद्वीप चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क है। चीन और भारत के पास क्या है कि विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है, यानी विश्व में जितना होता है उतना में उसका आधे से अधिक कौन करता है, भारत और चीन। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादन में है। चीन सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन के उत्पादन में अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जस्ता और तांबा के मिश्रण। जब ये एशिया के बारे में आप जानेंगे कि हाँ एशिया कहाँ पे है तो आप धीरे धीरे इन चीज़ों को भी जानने लगेंगे कि कहाँ पे कौन कौन चीज़ें पाई जाती हैं। बस यही याद रखना है कि भारत और चीन के पास टीन सबसे ज़्यादा होती है अगर विश्व में पूछा जाए तो। ठीक है, लेकिन अगर आपसे सिर्फ भारत में पूछा जाए तो इसके लिए भी हम लोग आगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, उसमें आपको डिफाइन करने के लिए। उसके बाद है यूरोप मैंने आपको पहले ही बताया कि एशिया और यूरोप को एक छोटा सा एक पर्वत है यूराल पर्वत जो एशिया और यूरोप को अलग अलग करता है। तो ये आपका यूरोप का पार्ट्स आ जाता है। यूरोप विश्व में लौह अयस्क में अग्रणी, यानी सबसे ज़्यादा लौह विश्व में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा लौह कहाँ पे पाया जाता है, वो यूरोप में है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश है। तांबा, शीशा, जस्ता, मैग्नीज, निकल खनिजों का निक्षेपण पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं उत्तरी अमेरिका। ये आपका उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में होते हैं। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन सिल्क सेट, यहाँ पे आपका कनाडा है जहाँ पे कनाडियन सिल्क सेट होता है। अल्पेशियन पर्वत यहाँ पे है और पश्चिम की पर्वत श्रृंखला लौह अयस्क, निकल, सोना, यूरेनियम, तांबा खनन इत्यादि खनन कार्डेनियन जो है ये आपको उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। अब आप हम जाते हैं कि स्विट्जरलैंड में कोई जात निक्षेप नहीं है। स्विट्जरलैंड है जो घूमने वाली जगह है जहाँ पे कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है। विश्व की बात है यहाँ पे क्या विश्वतम मानचित्र में कनाडियन शील्ड, अल्पेशियन पर्वत, ग्रेट लेक, पश्चिमी कार्डिलेरा पर्वत श्रृंखला को मानव चित्र की सहायता से दर्शाई। ये सारे जो पर्वत हैं ये मैंने एक मैप में आपको बता दिया है, आप वहाँ पे जाके इन सारे मैप को पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा पर्वत कहाँ पे है। अब आते हैं हम लोग शील्ड प्रदेश में कोयले का, अल्पेशियन प्रदेश में निक्षेप होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी के निक्षेप भी पाया जाता है। ये कहाँ पे होता है, ये ज़्यादातर उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। अब आते हैं हम लोग दक्षिणी अमेरिका जो अपने मैप में देखा है, ब्राज़ील जो दक्षिण विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे बड़ा उच्च कोटि का जो लोहा होता है वह कहाँ पे पाया जाता है, तो ब्राज़ील में पाया जाता है। चिली और पेरू तांबे में अग्रणी उत्पादक है। ब्राज़ील के बोलीविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादक में है। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लैटिनम, एस्बेस्टस जो हम लोग एस्बेस्टस जिसको हम लोग एज
जो सीमेंट का जो करकट हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं घरों को ढकने ऊपर छत के रूप में, वो होता है। और हीरा के विशाल निक्षेप भी है। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। अब आते हैं अफ्रीका। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनम, सबसे ही सोना से भी ज़्यादा महंगा प्लेटिनम मिलता है। ठीक है, इसका कलर वाइट होता है और ये विश्व में सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा सोना, हीरा, सोना, प्लेटिनम जो है वो अफ्रीका में मिलता है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायर विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित है। तांबा, लोहा, आयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज है। तेल नाइजीरिया, लिम्बिया और अंगोला में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन और निकेल अग्रणी उत्पादक। यह तांबा, सीसा, जस्टा और मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कुलगाड़ी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। ठीक है, अब आते हैं अंटार्कटिका, जो कि सबसे नीचे है, वर्ल्ड मैप में सबसे नीचे है। विभिन्न खनिजों निक्षेप पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुपरिचित है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयले और पूर्व अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल के वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। अब आते हैं खनिजों के उपयोग। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों के लिए, रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होती है। जो खनिज होते हैं, जैसे जितने भी रत्न होते हैं, 9 ग्रह होते हैं ना, वो 9 ग्रह जो होते हैं, ग्रह वाले जो भी होते हैं वो कठोर होते हैं। आप ऐसे भी प्रैक्टिकल देख सकते हैं, जो ग्रह होते हैं वो देखने में बहुत कठोर होते हैं, नरम तो होते नहीं हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलों में जोड़ा, जैसे सोना, चांदी, तांबा, जो भी खनिज होते हैं ये भी कठोर होते हैं, नरम नहीं होते। तांबा एक अन्य धातु है जिसका प्रयोग सिक्के से लेकर पाइप बनाने का प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्टजाइट से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम, जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, का उपयोग ऑटोमोबाइल में किया जाता है। एल्युमिनियम का प्रयोग हवाई जहाज में। एल्युमिनियम जो पदार्थ होता है ना, वो हल्का होता है। बोतल बंद उद्योगों के लिए, भवन निर्माण के लिए, रसोई के बर्तन में भी हम लोग देख सकते हैं। खनिजों का संरक्षण कैसे, यानी कि उसकी बचाव कैसे की। खनिज और नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो कि कभी समाप्त नहीं हो सकती है, और अनवीकरणीय संसाधन वो है जो एक समय के बाद वो अपने आप खत्म हो सकते हैं। ठीक है, खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जाता है। सोचो, पुनर्चक्रण क्या है कि पुनः प्रयोग करना, फिर उसका कम प्रयोग करना और कम प्रयोग करना, फिर उसके बाद उसका पुनर्चक्रण, यानी कि ये प्रक्रिया बार बार चलती है। ठीक है, ये पुनर्चक्रण कहलाता है। अब आते हैं शक्ति संसाधन। सन्नी की माँ अपने दिन शुरुआत गाइजर का बटन दबाने के लिए करती है। वह सन्नी को जगाने के लिए उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है। फिर उसके बाद ब्लेंडर में 1 गिलास संतरे का जूस, ब्लेंडर का ब्लेड जो काटने का काम, ब्लेड से जो काटने का काम करता है वो ब्लेंडर होता है। संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई में तेज़ी से पहुंचती है। सन्नी क्या अपने स्नान कर लिया, आओ अपना नाश्ता कर ले। और गीजर होता है जो पानी गर्म किया जाता है, जो गीजर हम लोग बोलते हैं, जिससे गर्म पानी से हम लोग बाथरूम में नहाने के लिए यूज़ किया जाता है। सन्नी के अपने स्नान के लिए अपना नाश्ता करो। सन्नी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय सन्नी बत्तियों और पंखों को बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों जो सभी बिजली की खपत करते पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए प्रचलन से जीवन शैली में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आ रहा है। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बात है। शक्ति और ऊर्जा जो है हमारे जीवन में बहुत भूमिका निभाते हैं। ये अगर ना हो तो हम लोग बहुत सारे अपने दैनिक जीवन में जो काम होते हैं उनसे वंचित हो सकते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार, प्रतिरक्षा के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों का विशेष रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत
संसाधनों में बांटित किया गया। परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे है जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। और उसके बाद है ईंधन। इसका उपयोग हम लोग खाना पकाने, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से करते हैं। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की 50% से अधिक ईंधन से प्राप्त होती है। अब आते हैं हम लोग खनिज और प्रकृति के बारे में, जो हम लोग का उस टाइम से पढ़ रहे हैं। उसमें कुछ हानि लाभ के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। आसानी से परिवहनीय टैंकर, ठीक है, लाभ हो गया। पेट्रोल और रसायन उपयोग का आधार। हानि क्या है? तेल अधिक प्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय, ठीक है। निर्मुक्त प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा। नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं होता है। प्राकृतिक गैस आसानी से परिवहनीय होता है। तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ होता है। तेल से जो होता है वह सस्ता है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत होते हैं ईंधन, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला और जल विद्युत। अब आते हैं ईंधन में। ईंधन का लाभ है सुपच, बहुत लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। और हानि क्या है? संग्रहण में अधिक समय उपयोग, प्रदूषण फैलाते। ईंधन से बहुत ज़्यादा यह हरित गृह प्रभाव को में वृद्धि करता है, जो ग्रीन गैस हम लोग बोलते हैं, निर्वनीकरण। उसके बाद है कोयला, विस्तृत रूप से उपलब्ध है, विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है। और इससे कोयला जो होता है वो बहुत ज़्यादा धुआं देता है, जो हमारे प्रदूषण के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो प्रदूषण का स्रोत परिवहन के लिए भारी होता है। अब आते हैं जल विद्युत। जल मुक्त सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा देता है, सस्ता है। हानि क्या है? इसे स्थानीय समुदाय का विस्थापन, निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन और स्थापित करने में ये जो होता है बहुत ही खर्चीला होता है। पौधे और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे जाते हैं और ताप एवं दाब के जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तित होते हैं, जिन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। जीवाश्मी ईंधन जब बहुत सालों क्या होता है कि पेड़ पौधे जब हमारे धरती के अंदर दब जाते हैं तो इसमें लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। और लाखों करोड़ों वर्ष के बाद वो सिर्फ पेड़ पौधे नहीं होते हैं, इंसान भी हो सकते हैं, जंगली जानवर भी हो सकते हैं, समुद्री जीव जंतु भी। जब वो लाखों करोड़ों वर्ष धरती के नीचे अंदर दब जाते हैं तो उनसे जो प्राप्त होते हैं हमें, उसे ही हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो वो जीवाश्म ईंधन से क्या प्राप्त होता है? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। जीवाश्म ईंधन से क्या प्राप्त होता है? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, जो ऊर्जा के परंपरागत में मुख्य स्रोत है, ठीक है। इन खनिजों को भंडार जो होता है वह सीमित है। एक समय के बाद ये क्या होता है कि ये खत्म हो जाएगी। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इसका उपयोग कर रही है वह इसके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए यह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये एक समय जैसे कि जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से हर इंसान की जो इच्छाएं हैं वो बढ़ रही है कि मेरे पास बंगला हो, घर हो, गाड़ी हो। एक नहीं 10 अब लोग रख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 10 को यूज कर रहे हैं। आजकल इलेक्ट्रिक पे लोग ज़्यादा डिपेंड रह रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि एक समय आएगा कि जो वो ख़त्म हो सकती है। इसलिए इसको सरकार भी बढ़ावा दे रही है कि जहाँ तक हो सके इसका आप सेविंग कीजिए। जैसे कि आप कभी क्या होता है कि घर से निकल गया, फ़ैन और लाइट ऑन रह गया, तो आप उसको बंद करके लीजिए, क्योंकि वो जैसे कि चार्जर जिस पॉइंट में हम लोग लगाते हैं, चार्जिंग पॉइंट में, जब हम उसे यूज़ नहीं करते हैं और वो ऑन रहता है तो उससे भी वो ऊर्जा निकलती है। तो वो उससे ऊर्जा निकलती है तो उससे क्या होता है कि उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बढ़ सकती है। तो आप उसे जब यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसे आप ऑफ करके ही रखें। अब आते हैं हम लोग कोयला। यह बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज प्रयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फन और दलदल में पृथ्वी के परतों में दबने से बना है। कोयला इसलिए अंतर्निहित धूप के रूप में जाना जाता है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देश में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएस, जर्मनी, रूस, दक्षिणी अफ्रीका और फ्रांस है। भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज पश्चिम बंगाल में तथा झरिया धनबाद में और बोकारो झारखंड में है। यानी कि भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र है जो है वह रानीगंज है, ठीक है, और पश्चिम बंगाल में है तथा झरिया धनबाद और बोकारो में स्थित है।
अब आते हैं हम लोग पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बारे में हम लोग थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। पेट्रोलियम जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है। जैसे कि साइकिल चलाते चलाते कभी जंग लग जाते हैं, जंग को रोकने के लिए क्या करते हैं, उसमें तेल डालते हैं जिससे कि वह चरमराने जो आवाज़ निकलती है वो बंद हो जाती है। दोनों को शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह सैलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय तटीय क्षेत्रों में स्थित तेलों से किया जाता है। तदुपरांत इसे परिष्करण कर भेजा जाता है तथा जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रम से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किया जाता है। पेट्रोलियम इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम से बने पदार्थ को क्या कहा जाता है? काला सोना। काला सोना में क्या हो जाता है मेरा? डीजल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक, स्नेहक, क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान होते हैं। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर है। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया है। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम के डिगबोई, मुंबई में बम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों की डेल्टा है। अब आते हैं हम लोग प्राकृतिक गैस के रूप में। ठीक है, प्राकृतिक गैस के बारे में। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब वह निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत यानी कि कच्चे तेल जब रहते हैं तो कच्चे तेल को परिष्कृत किया जाता है, तब वो एक तेल के रूप में हम लोग उसको यूज कर पाते हैं। तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण और स्वच्छ ऊर्जा संसाधन जिसके विविध उपयोग हैं। इसका उपयोग शक्ति के क्षेत्र में विद्युत पैदा करने के लिए, उद्योगों में तापन के लिए, रासायनिक, पेट्रो रसायन और उर्वरक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में, परिवहन ईंधन के रूप में, कोकन ईंधन के रूप में, विश्व स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ईरान, कतर, चीन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैसों के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में प्रमुख प्राकृतिक गैस मंडल मुंबई हाई, कृष्णा, गोदावरी बेसिन, कैम्बे बेसिन, त्रिपुरा और असम में स्थित है। इसमें जीवाश्म ईंधन की हमारी खपत में तेज वृद्धि के कारण चिंताजनक दर से तेल निश्चय का ह्रास हुआ है। इन ईंधनों को जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक की भी चिंता का विषय है। प्राकृतिक गैस प्रचुर मात्रा में और सबसे स्वच्छ जलने वाला हाइड्रोकार्बन है जो विद्युत पैदा के लिए जलाए जाने पर लगभग कार्बन डाइऑक्साइड का आधा और कोयले के वायु प्रदूषकों का 10वां हिस्सा पैदा करते हैं। प्राकृतिक गैस जो होते हैं वो ऊर्जा के नवीकरणीय या गैर परंपरागत स्रोतों के जीवाश्म ईंधन के स्वच्छ विकल्प के रूप में समर्थन देने में मदद करती है। प्राकृतिक गैस के उपयोग से जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों तक जाने की यात्रा को पार करने में मदद मिल सकती है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे एक छोटी सी टॉपिक दिया है, शब्द उत्पत्ति। पेट्रोलियम शब्द लैटिन शब्द पेट्रा अथवा पेट्रा का अर्थ होता है सैल मतलब पहाड़, पत्थर और ओलियम अर्थ तेल से लिया गया, इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ सैल तेल है। क्या आप जानते हैं प्राकृतिक सीएनजी एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। सीएनजी होते हैं। अब आजकल क्या है कि सीएनजी से बहुत सारी गैस और जो बसें हैं, ऑटो है, वो चल रही हैं जिससे कि प्रदूषण कम हो रहा है। अब आते हैं हम लोग जल विद्युत। बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिरने के कारण संग्रहित किया जाता है और बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत यानी कि जल से भी ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से किया जाता है। विश्व के 1/4 यानी कि 4 इसमें 1 हिस्सा जो है वो जल से ही ऊर्जा हम लोग प्राप्त करते हैं। विश्व में जल विद्युत में अग्रणी देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण विद्युत केंद्र भाखड़ा नांगल, गांधीनगर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजना है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत।
परंपरागत स्रोत वो है जो एक समय के बाद खत्म हो सकती है। अब आते हैं हम लोग गैर परंपरागत स्रोत। जीवाश्मी ईंधन के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाए कि यदि वर्तमान दर में इनका उपयोग लगातार होता रहे तो ईंधनों के भंडार समाप्त हो सकते हैं। इसलिए इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरण प्रदूषण भी पैदा करते हैं। इसलिए यह गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है, इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है के उपयोग की आवश्यकता है। ये सारे जो हैं वे नवीकरणीय हैं। नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है। और परंपरागत स्रोत वे हैं जो एक समय के बाद वो खत्म हो सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जल से विद्युत ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है, इस क्षेत्र 3.13 में दिया गया। अब आते हैं सौर ऊर्जा। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे प्रतिदिन अनुभव की जा रही है कि सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा और सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाए। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक और सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ समुदाय की रोशनी देने और निर्यात पवनों में भी होता है। ठीक है, अभी हमने पीछे एक देखा है टॉपिक है हम लोगों का, क्या आप जानते हैं विश्व का पहला जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश नॉर्वे था। विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में। सौर ऊर्जा से चलने वाला बस जो है वो स्कॉटलैंड में है। और जल से विद्युत उत्पन्न करने वाला जो देश था वो नॉर्वे था। अब आते हैं हम लोग पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा एक असामान्य स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला। ये बहुत सालों से चला रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की घुमाती है जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती है वहां स्थित है। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन में पाया जाता है, जो पवन ऊर्जा के में उल्लेखनीय है। अब हम लोग यहाँ पे एक टॉपिक देख पा रहे हैं कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत स्रोत क्या है? पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, बायोगैस है और भूतापीय है। इसके लाभ और हानि के बारे में भी दिया गया है। अब आते हैं पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा की लाभ और हानि पे देख लेते हैं। पवन प्रदूषण मुक्त, एक बार स्थापित हो जाने के विद्युत उत्पन्न की लागत कम होती है, सुरक्षित और साफ है। उससे से ध्वनि प्रदूषण होती है। पवन चक्कियों का स्थापित करना महंगा, रेडियो और दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान पैदा करते, पक्षियों के लिए हानिकारक है। पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा असामाप्य है, यह कभी समाप्त नहीं हो सकता है, प्रदूषण मुक्त है, खर्चीला है और स्रोत के विषण होने के बाद ऊर्जा बर्बादी है। ज्वारीय ऊर्जा जो वह प्रदूषण मुक्त है, असामाप्य भी समाप्त नहीं होने लगे, हानि वन्य जीव आवास का नष्ट होना, दोहन में कठिन है। परमाणु ऊर्जा जो है बड़ी मात्रा में उत्पादन होती है, रेडियो एक्टिव अर्थ को उत्पन्न करना है, ये भी खर्चीला होता है। बायोगैस, कम लागत, उपयोग में आसान, जैव व्यर्थ का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन हरित गृह प्रभाव का कारण है। भूतापीय ऊर्जा, स्वच्छ, पर्यावरण हितैषी तथा हर समय उत्पादन। हानि क्या होती है? शहर के से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वाहन जो होता है वह खर्चीला होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ और यूरेनियम और थोरियम जो ये आपका पीरियोडिक टेबल के मटेरियल है। रेडियो सक्रिय पदार्थ यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका है। परमाणु ऊर्जा के
सबसे बड़े उत्पादक राज्य जो है वो अमेरिका है। आप इस छोटे छोटे टॉपिक को नोट कर सकते हैं, एग्जाम भी उसे। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम, भारत में कहाँ पे है? राजस्थान और झारखंड में है। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनाजाइट बालू में पाया जाता है। थोरियम जो है यह केरल में पाया जाता है, ठीक है। थोरियम कहाँ पे पाया जाता है? केरल में। और जो यूरेनियम होता है वह झारखंड और राजस्थान में। और परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा जो है वो अमेरिका है। मोनाजाइट बालू। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु के कलपक्कम, महाराष्ट्र के तारापुर, राजस्थान के कोटा के निकट राणा प्रताप सागर तथा उत्तर प्रदेश के नरोरा और कर्नाटक में के क्या गए? भूतापीय ऊर्जा। अब आते हैं ताप ऊर्जा को ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। भू का मतलब ही होता है भूमि, भूमि से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है वो पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती रहती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जाती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों रूप में भूतापीय जो ऊर्जा होती है वह खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए के प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य भारत में भूतापीय ऊर्जा और संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकरण और लद्दाख के पूर्णा घाटी में। अभी जब हमने यूरेनियम थोरियम वाला जो क्वेश्चन पढ़ा ये इस बार के बीपीएससी 67 में क्वेश्चन पूछा गया था। और जो कोयला उत्पादन जो रानी का हम लोग पढ़े थे वो भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी छोटे छोटे टॉपिक को वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में आप नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में। अब आते हैं ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। यह इस ऊर्जा का विद्युत संबंध के संकरे मुहाने के बांध से निर्माण किया है। ज्वार ऊर्जा विश्व का अब आते हैं यहाँ पे आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। लास्ट टॉपिक है समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में के विशाल में ज्वारीय ऊर्जा में बायोगैस, जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है लेकिन इस ऊर्जा का विद्युत बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत की ऊर्जा का उत्पादन और सभी कार्य ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाए। प्रतिदिन उपयोग में आने वाले 3 समान खनिजों का नाम बताएं। आप इसे भी बता सकते हैं। अयस्क क्या है? खनिज। धातु खनिजों में अजस्र समानता कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन आंसर है जिसे आप इसके आंसर मैंने आगे दे चुकी है। प्राकृतिक गैस संसाधनों के संपन्न 2 प्रदेशों के नाम बताएं। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। मैं इसके आंसर जैसे कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा यहाँ पे दी गई है। बायोगैस, प्राकृतिक गैस, लौ ऑयल, धात्विक और अधात्विक, ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको अभी दे देती हूँ थोड़ी देर में। जैसे कि प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाले 3 समान खनिजों के नाम बताइए। तो आप यहाँ पे देख सकती हैं लोहा, नमक, एल्युमिनियम और ग्रेफाइट। अयस्क क्या है? सेल खनिज जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है इसका जाता है धात्विक खनिज, अग्नेय और ज्ञात सेल समूहों में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस संसाधनों के संपन्न 2 प्रदेशों के नाम बताए। कृष्णा, गोदावरी डेल्टा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्र। इसके लिए ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव दें? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बायोगैस जो कि गोबर से बनता है, तटीय क्षेत्रों के लिए ज्वारीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा, और शुष्क प्रदेशों के लिए पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। 5 तरीके थे जिनसे कि आप घर का ऊर्जा बचा सकते हैं। आवश्यकता में पंखे और लाइट बंद कर दें। दिन के समय खिड़कियाँ खोलें जैसे कि रोशनी और हवा अंदर, और अब उस दिन के समय लाइट को ऑफ करके रखें। घर से बाहर जाते समय
जाते समय से सारे स्विच बंद कर दे। गैस जलाने से पहले सब्जियां काट कर धोकर तैयार कर ले। प्रेशर कुकर में खाना बचाए, जिससे कि जल्दी खाना बचे, आपके गैस भी बचेंगे। निम्नलिखित में से कौन से एक खनिजों की विशेषता नहीं है? प्रकृति प्रक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। इस तरह से निम्नलिखित में कौन सा अभ्रक का उत्पादन नहीं है? झारखंड, राजस्थान और निम्नलिखित में कौन से विश्व तांबे अग्रणी है? बोलीविया, चिली और जिम्बाब्वे। निम्नलिखित में से और द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी को संरक्षित नहीं करने से पहले दाल को कुछ समय से भिगो के देने। प्रेशर कुकर में खाना बनाने से के लिए गैस जलने से पूर्व सब्जी को काट लेना। खुली कढ़ाई में इसको एक बताना है कौन कौन सा सबसे पहले होगा। कारण बड़े बांध के निर्माण के लिए पूर्व पर्यावरणीय पहलू का ध्यान देना चाहिए। कांस्य लोग कोयला खानों के पास केंद्रित होते हैं। पेट्रोलियम को काला सोना, कल मिस्टेक हो गया, काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम बहुत अधिक मूल्यवान है। पर परिवहन तंत्र पेट्रोलियम के विभिन्न उत्पादों पर निर्भर पेट्रोल, डीजल आदि, इसलिए से काला सोना का खनन पर्यावरणीय चिंता का विषय हो सकता है। लगातार धूल कारक धुएं से फेफड़े संबंधी बीमारी हो सकती है। जल स्रोत संदूषित हो जाते हैं। अब आते हैं हम लोग परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत स्रोत वे स्रोत जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाया जा रहे, उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम। परंपरागत जो हम परंपरागत चले आ रहे हैं। और गैर परंपरागत स्रोत जो हो गया वे स्रोत जो वर्ष पूर्व ही उपयोग में लाए जाने के लिए शुरू किया। अभी जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब शुरू किया गया। गैर परंपरागत हो गया। बायोगैस मानव निर्मित संसाधन है। और प्राकृतिक गैस प्राकृतिक संसाधन है। अब आते हैं हम लोग लौ और लौह में भी देखते हैं, धात्विक और धातु भी देख सकते हैं। खनिज क्या? प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका रासायनिक संगठन खनिज कहलाते हैं। सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अधात्विक क्या है? इन खनिज ईंधन का नाम बताया जो औषधि में पाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है? ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिसे आप देख सकते हैं। धात्विक खनिज कौन से? लौ और औलव होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में कौन से देश में तांबे, अग्नि, चिली और पेरू है, जो कि हम लोग चैप्टर में पढ़े हैं। पीछे सिलिकॉन एल्यूमिनियम में कौन सा लौ और औलव के परंपरागत ऊर्जा के कोयला, पेट्रोलियम प्राकृतिक। भारत में प्राकृतिक गैस संसाधन जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा और मुंबई तटीय से पवन ऊर्जा के उत्पादक क्षेत्र का नाम होती है। इस प्रकार ये आप छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपने देख ले सकते हैं। ये एग्जाम इसमें से 3-4 क्वेश्चन जो था रानीगंज वाला, कोयला रानीगंज में सबसे ज़्यादा मिलता है। और यूरेनियम थोरियम वाला जो अभी पेज 67 में पूछा गया था क्वेश्चन इस बार के। और आप इसे पूरे ब्रीफली पढ़ के और जो 1 लाइनर क्वेश्चन है आप उसे एक नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस प्रकार आप उससे अपनी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। आई थिंक इसमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर